अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राजू सरोज सुहेब। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ पाकिस्तान की तारीख की एक अनप्रेसिडेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करूंगा। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आज डीजी ISPR और डीजी ISI ने की। इसके अंदर मुख्तलिफ नुकात पर उनकी तरफ से बात की गई। क्या वो नुकात थे, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फिर आगे बढ़ते हुए इमरान खान की तरफ से जो लॉन्ग मार्च की कल के लिए कॉल दी गई है, उससे रिलेटेड जो इमरान खान के एंड गोल्स हैं और अब तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं कि इमरान खान इस लॉन्ग मार्च के थ्रू क्या चीज़ें अचीव करना चाहते हैं, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आखिर में आज पाकिस्तान की वर्ल्ड कप T20 के अंदर एक बदतरीन शिकस्त जिम्बाब्वे के हाथों जो उनको हासिल करनी पड़ी, उससे रिलेटेड जो एनालिसिस है वो भी हम आपके सामने इस वीडियो में रखेंगे। सबसे पहले हम पाकिस्तान की तारीख की इस अनप्रेसिडेंटेड प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बात करेंगे। ये अनप्रेसिडेंटेड इसलिए है क्योंकि आज तक पाकिस्तान की तारीख के अंदर कभी भी किसी डीजी ISI ने डायरेक्टली मीडिया टॉक नहीं की। इसके अंदर डीजी ISPR और डीजी ISI की तरफ से मुख्तलिफ सवालात उठाए गए। अरशद शरीफ की हलाकत को लेकर मुख्तलिफ जो आर्मी से रिलेटेड चीज़ें जोड़ी जा रही हैं उन पर भी क्लैरिफिकेशंस दी। और फिर साथ ही साथ जो इमरान खान की तरफ से एक नैरेटिव सामने रखा जा रहा है एंटी एस्टैब्लिशमेंट और एंटी आर्मी का, उसको भी उन्होंने टैकल किया। तो हम क्विकली जो इसके अंदर मेन पॉइंट्स थे वो आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले उनकी तरफ से 27 मार्च को जो साइफर से रिलेटेड डिटेल्स हैं वो सामने रखी गई। उनकी तरफ से कहा गया कि ये साइफर्स का जो नैरेटिव एक बिल्ड किया गया कि इसमें रजीम चेंज हुई और फिर साथ ही साथ बैरूनी साजिश इन्वॉल्व थी और इसके अंदर आर्मी ने किसी किस्म का सपोर्ट प्रोवाइड किया, तो ये फार फ्रॉम रियलिटी है। उनकी तरफ से कहा गया कि ये बिल्कुल भी सच नहीं है और ये एक मन घड़त आर्मी के खिलाफ और एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ कैंपेन जो है वो चलाई गई। दूसरा जो पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया वो इमरान खान की तरफ से जो अरशद शरीफ को इसी साइफर के नैरेटिव को लेकर जो एक प्रोपेगेंडा चलवाया गया उसके बारे में था। और तीसरी बात उन्होंने कही कि इसके अंदर ARY और सलमान इकबाल जो कि ARY के चीफ हैं उनकी तरफ से एज ए स्पिन डॉक्टर रोल प्रोवाइड किया गया, यानी कि मीडिया में जितनी भी कवरेज थी इस साइफर के नैरेटिव को लेकर उसमें सलमान इकबाल ने अपना किरदार अदा किया और ऑब्वियसली अरशद शरीफ भी इससे इन्फ्लुएंस हुए। फिर साथ ही साथ उनकी तरफ से कहा गया और जोड़ा गया अरशद शरीफ और इस साइफर को लेकर उन्होंने कहा कि यह डिटरमिन करना बहुत ज़रूरी है कि इस साइफर के नैरेटिव के पीछे कौन से वो अनासर शामिल थे जिन्होंने इवन जो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जर्नलिस्ट को और पाकिस्तान की अवाम को उकसाने की कोशिश की। और फिर साथ ही साथ जो अरशद शरीफ की डेथ है उसको डिटरमिन करने के लिए भी ज़रूरी है कि इस साइफर की तहकीकात कराई जाएं, क्योंकि अरशद शरीफ बेसिकली ये कहा जाता है कि उनको जो मुल्क छोड़ना पड़ा वो इसी साइफर के पीछे जो उनके एंटी आर्मी और एंटी एस्टैब्लिशमेंट उनके बयानात थे उसको लेकर उनको छोड़ना पड़ा। तो जो आर्मी की तरफ से ये एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुकी है, इसमें यह भी कहा गया है कि अरशद शरीफ को कोई भी पाकिस्तान के अंदर थ्रेट्स नहीं थी। वो ये चीज़ कंफर्म कर रहे हैं एज एन इदारा कि कभी भी पाकिस्तान और ISI के चीफ के साथ बैठ के उनकी तरफ से कहा गया कि अरशद शरीफ को कभी भी कोई डेथ थ्रेट्स नहीं मिली। और अगर इसके अंदर KPK की तरफ से ये एक अलर्ट जारी किया गया जिसके अंदर बेसिकली जो तालिबान थी उससे थ्रेट का जो मामला है उसको लेकर अरशद शरीफ को कहा गया कि आपकी जान को खतरा है और आपको मुल्क छोड़ देना चाहिए, तो इससे KPK की गवर्नमेंट से ज़रूर क्वेश्चन करना चाहिए कि किन बेसिस पर उनको ये थ्रेट अलर्ट जारी किया गया था और इसके अंदर क्या नुकात थे। तो ये बहुत कुछ अहम सवालात हैं जो उन्होंने उठाए। और फिर आखिर में उन्होंने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन को लेकर भी बात की। आर्मी चीफ को पिछली गवर्नमेंट की तरफ से ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर दी जा रही थी और आर्मी चीफ जिनके खिलाफ अब PTI बात करती है उन्हीं के फेवर के अंदर उनको ताहयात आर्मी चीफ जो है वो तैनात करने का फैसला उनकी तरफ से किया गया था। और इस पे आर्मी चीफ ने इस ऑफर को ठुकरा दिया और इंस्टीट्यूशन की जो साख है उसको बरकरार रखने के लिए इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया गया। डीजी ISPR की तरफ से इसी से रिलेटेड मुख्तलिफ क्लेम्स किए गए और बेसिकली इसके अंदर यही कहा गया कि जो इमरान खान थे उनकी तरफ से आर्मी और आर्मी चीफ को गैर कानूनी और गैर आइनी जो अहकामात थे वो दिए जा रहे थे, जिसको आर्मी चीफ ने रिफ्यूज़ कर दिया और आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन ने रिफ्यूज़ कर दिया। और अब आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन ने डिसाइड किया है, और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ पर एक सहाफ़ी ने भी डीजी ISPR से सवाल किया जब उनकी तरफ से कहा गया कि आर्मी जो है उसने ये फैसला कर लिया है कि उसकी अब से पाकिस्तान की सियासत में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी। तो इस पर एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि जो आर्मी है
है उसका क्या ये पूरा एज एन इंस्टीट्यूशन फैसला है या ये किसी शख्स का फैसला है, और जब उनकी जो टेन्योर है वो ख़त्म होगा तो इसके बाद जो आर्मी चीफ आएंगे उनकी पॉलिसी डिफरेंट होगी। इस पर डीजी ISPR का यही कहना था कि ये आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन फैसला कर चुकी है कि अब से वो किसी भी किस्म की सियासी इन्वॉल्वमेंट में शामिल नहीं होगी। तो ये एक ज़बरदस्त उनकी तरफ से स्टेटमेंट दी गई है, और अब आने वाले दिनों में यकीनन इससे हमें पता चलेगा कि क्या आर्मी एक्चुअली इस रोल जो है उसको बरकरार रखती है, या जब एक नए आर्मी चीफ आएंगे तो फिर से इस तरह की जो खर्चात हैं वो मुख्तलिफ पार्टीज़ की तरफ से उठाने शुरू कर दिए जाएंगे। हमने देखा है कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर से एक तरह से एतराफ़ भी कर लिया गया कि 2018 के अंदर जो मैदान था वो इमरान खान के लिए साफ किया गया, और एक तरह से उनको ये मौका दिया गया कि वो हुकूमत में आए, और इसके अंदर डायरेक्ट सपोर्ट जो था वो एस्टैब्लिशमेंट का शामिल था। तो ये किस्म का एतराफ़ भी किया गया है जिसको हमें भूलना नहीं चाहिए। और अब हमारी जो आंखें हैं वो डेफिनेटली इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी के इन बयानात पर हैं, और हम उम्मीद रखते हैं स्पेशली अगर वो चाहती है कि अवाम उनको सपोर्ट करे इस नैरेटिव के ऊपर कि अब से आर्मी जो है वो अपनी इस बयान पे भी कायम रहेगी, और साथ ही साथ आने वाले सालों के अंदर अपने जो आईनी हदूद है उसको बरकरार रखेगी। आगे बढ़ते हुए इमरान खान के लॉन्ग मार्च के बारे में हम बात करेंगे। इमरान खान ने कल के लिए अपनी लॉन्ग मार्च की कॉल दी हुई है। इससे रिलेटेड मुख्तलिफ अब जो उनके सियासी रहनुमा है उनकी तरफ से बयानात दिए गए हैं। कल फैसल वाडा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसके अंदर उनकी तरफ से मुख्तलिफ नुकात पर बात की गई। इन तमाम चीज़ों को अरशद शरीफ की डेथ से जोड़ा जा रहा है। उनकी तरफ से एक क्लेम किया गया कि अगर ये लॉन्ग मार्च होती है तो मुल्क के अंदर कत्लो गारत होने के खर्चात जो हैं उनके पास इसकी मालूमात मौजूद है, और इससे रिलेटेड उन्होंने ऑब्वियसली उनको फिर बाद में शो कॉज नोटिस जारी किया गया। उनकी जो पार्टी मेंबरशिप है वो ख़त्म कर दी गई, और जो PTI है उसकी तरफ से ऑफिशियली ये कहा गया है कि फैसल वाडा का जो बयान है वो बिल्कुल भी पार्टी पोजीशन नहीं है, और उनके बयान को वो कंडेम करते हैं। हमने देखा कि इसके ऊपर इमरान खान जो है उनकी तरफ से कोई डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन हमने देखा कि इमरान खान बिल्कुल डिटर्मिन नजर आ रहे हैं। कल लिबर्टी चौक लाहौर से उनकी लॉन्ग मार्च का आगाज होगा, और वहां से ये इस्लामाबाद तक पहुंचेगी। इसके अंदर कहा यह जा रहा है क्योंकि मुख्तलिफ शहरों के अंदर इसको बेसिकली चलाया जाएगा, और क्योंकि ये बहुत बड़ी तादाद में लोग शामिल होंगे तो हो सकता है कि एक हफ्ता लग जाए कि जब इमरान खान एक्चुअली इस्लामाबाद पहुंचे। लेकिन कल से जब ये आगाज होगा तो ऑब्वियसली उनकी तरफ से ये जो प्रेशर बिल्ड करना है वो शुरू हो जाएगा, और इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली वो चाहते क्या हैं, वो इस लॉन्ग मार्च से क्या अचीव करना चाहते हैं, और उनके बेसिकली यहाँ पर पहुंचकर क्या डिमांड्स हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ऑब्वियसली वो अचीव करना चाहते हैं कि किसी तरीके से इलेक्शंस की कॉल कर दी जाए, अर्ली इलेक्शंस हों, और फिर उसके बाद उनको मौका मिले कि वो फिर से इलेक्शंस जीत कर हुकूमत में आ सकें, जिस तरह की पॉपुलैरिटी उनकी वाकई में नज़र आ रही है। और दूसरा उनका हदफ ये हो सकता है कि वो मज़ीद अपनी पॉपुलैरिटी में इजाफा करें, क्योंकि जितने भी तज्ज़ियाकार हैं उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि ऐसा लग नहीं रहा कि इलेक्शंस पॉसिबल हैं। इवन अगर आप टेक्निकली देखें तो इलेक्शंस पॉसिबल नहीं है। इलेक्शन कमीशन को एटलीस्ट 3 मंथ्स चाहिए होते हैं टू प्रिपेयर फॉर द इलेक्शंस। एक इंटर्म सेटअप आता है, वो चीज़ें इन प्लेस रखता है, और उसके बाद ही इलेक्शंस होते हैं। तो इवन अगर इमरान खान आ जाते हैं और वो इस तरह की डिमांड जो है वो करते हैं और हुकूमत प्रेशर में आ भी जाती है तो इलेक्शंस अगले साल तक नहीं हो सकते। तीसरा उनकी तरफ से पॉइंट क्या रखा जा सकता है कि किसी तरीके से मुल्क में इंतशार फैलाया जाए, जो कि हुकूमत के दावे हैं। हुकूमत ये देख रही है कि किसी तरीके से मुल्क के अंदर जो मजीद हुकूमत के लिए मुश्किलात हैं उनमें इजाफा किया जाए, और इमरान खान जो है इसी की वजह से इस्लामाबाद आ रहे हैं। उनकी तरफ से ये बयानिया सामने रखा जा रहा है। फिर उनका एक बड़ा मकसद ये भी हो सकता है कि 15 नवंबर तक किसी तरीके से ये धरना जारी रखें, ताकि जो अगले आर्मी चीफ हैं उनकी तैनाती में भी उनका एक बड़ा किरदार जो है वो शामिल हो। और ऑब्वियसली उनकी कोशिश इसलिए भी होगी क्योंकि ऑलरेडी इमरान खान इस चीज़ की डिमांड कर चुके हैं कि ये हुकूमत अगला आर्मी चीफ तैनात नहीं कर सकती, और उनकी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर वो डायरेक्टली चाहते हैं। ये वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। हमने देखा है बैकडोर भी उनकी मुलाकातें होती रही हैं, और इसका एतराफ़ अब DG ISI भी कर चुके हैं। उनकी तरफ से कोशिश की गई है कि किसी तरीके से जनरल बाजवा को अभी रखा जाए, और जब वो हुकूमत में आए, यानी कि अगले इंतखाबात में जीतने के बाद जो उनकी परसेप्शन है, तो उसके बाद ही अगले आर्मी चीफ की तैनाती होनी चाहिए। लेकिन ये भी ऐसा मुमकिन नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन ये फैसला कर चुकी है, और अब बार बार इवन जो आर्मी चीफ की तरफ से बयानात दिए गए हैं उनमें भी ये चीज़ वाज़े हो चुकी है कि आर्मी चीफ जो है वो नवंबर के मिड के अंदर रिटायर हो जाएंगे, और एक नए आर्मी चीफ जो है वो सामने आ जाएंगे। तो ये मुतालबा भी पूरा होता हुआ नहीं नजर आ रहा। तीसरा उनका हदफ ये हो सकता है कि किसी तरीके से अपनी जो पॉपुलैरिटी है
उसमें मज़ीद इजाफा किया जाए, उनके जो फॉलोअर्स हैं उनको मज़ीद बलबलाया जाए और अगले इलेक्शंस तक, जो कि अगर अगले साल अगस्त में होते हैं, तो उनकी पॉपुलैरिटी में इसी तरह की चीज़ें करके इजाफा किया जाता रहे। और फिर आखिर में उनका ये भी मकसद हो सकता है कि किसी तरीके से, और सबसे वाज़ेह मकसद यही होगा कि जो मौजूदा हुकूमत है उसको मज़ीद डिस्टेबलाइज किया जाए माशी तौर पे, सियासी तौर पे। और ये हमारे सामने है कि अगले हफ्ते शहबाज शरीफ का चीन का दौरा भी है, और यकीनन अगर ये दौरा जो है वो अच्छे तरीके से नहीं जाता तो पाकिस्तान के लिए मज़ीद जो माशी मुश्किलात हैं उनमें इजाफा हो सकता है, यानी कि हुकूमत के लिए भी इजाफा हो सकता है सियासी तौर पर जो उनकी मुश्किलात हैं उनमें, और जो पीडीएम है वो डिस्टेबलाइज हो सकती है। तो ये बेसिकली उनके कुछ हदफ हो सकते हैं जो वो हासिल करना चाहेंगे इस लॉन्ग मार्च के थ्रू। और देखना ये है कि इन जो उनके मुख्तलिफ गोल्स हैं उनको वो अचीव करने में कितना कामयाब होते हैं या नहीं होते। आखिर में हम बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप के अंदर पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे क्रिकेट मैच के बारे में। ये मैच जिस तरह स्टार्ट हुआ, लग यही रहा था कि पाकिस्तान आज ये मैच जीत जाएगी, क्योंकि उनकी तरफ से ऐसी बॉलिंग कराएगी कि बार बार जो जिम्बाब्वे के बैट्समैन थे वो गिरते जा रहे थे, और जो उनके रन्स थे वो इतने कम बने कि यही उम्मीद लग रही थी कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगी। लेकिन जब पाकिस्तान की बैटिंग आई तो उलट सिनेरियो हमें नजर आया, और पाकिस्तान कि बैट्समैन बुरी तरह बार बार उनकी विकेटें गिरती गई। इसके अंदर जो पाकिस्तान की टीम के कैप्टन है बाबर, वो भी 4 रन बनाकर आउट हो गए। रिजवान की तरफ से भी एक छक्का और चौका लगाकर वो आउट हो गए, और ये मैच बिल्कुल हम जीत सकते थे, क्योंकि आपको बताता जाऊं कि बिल्कुल 3 रन रह गए थे और कुछ ही बॉल्स हमारे पास थी। तो अगर एक छक्का या चौका भी लग जाता, या अगर हम इवन 2 रन ले लेते, तो किसी तरीके से एटलीस्ट मैच को बराबर करके जो एक फाइनल ओवर होता है उस तक हम पहुंच सकते थे। लेकिन जिस तरह आज पाकिस्तान टीम ने परफॉर्म किया वो नहायत ही अफसोसनाक था और नहायत ही डिसअपॉइंटिंग था, जिसकी वजह से हम ये मैच हार गए। अब बहुत सारे इस पर सवालात उठ रहे हैं कि पाकिस्तान का अब फ्यूचर क्या रहा है वर्ल्ड कप T20 के अंदर। तो यकीनन अब इन 2 बुरी शिकस्तों के बाद, और स्पेशली जिम्बाब्वे से शिकस्त के बाद, इस टूर्नामेंट में रहने के इम्कानात जो हैं वो कम हो गए हैं, और इस एक तरह से आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस टूर्नामेंट से बाहर निकल गई। अभी भी मौका है, टेक्निकली अभी भी मौका है कि अगर पाकिस्तान आने वाले मैचेस के अंदर अच्छा परफॉर्म करती है, मैचेस जीतती है, और बाकी टीम्स बुरा परफॉर्म करती हैं और मैचेस हारती हैं, स्पेशली वो जो पाकिस्तान से ऑलरेडी जीत चुकी हैं, तभी पाकिस्तान के पास कोई चांस होगा कि वो अगले राउंड तक जा सके। और फिर जो फाइनल की हमारी उम्मीदें हैं वो तो अभी हम अपने पास ही रखें, क्योंकि जो हालात हैं उनसे यही लग रहा है कि इस वक्त हमें सिर्फ दुआ करनी चाहिए कि किसी तरीके से पाकिस्तान अगले राउंड में पहुंच जाए।